हम्म नमस्कार। आज हम कानून की कुछ पेचीदा गलियों में जा रहे हैं। हम उन स्थितियों पर गौर करेंगे जहां भारतीय कानून के तहत कुछ काम जो शायद अपराध लगे, वो असल में अपराध नहीं माने जाते। ये वो खास बचाव या अपवाद हैं जिन्हें कानून मान्यता देता है। हमारी ये जो आज की चर्चा है, ये कानूनी दस्तावेज अपराध से बचाव, आयु, मानसिक स्थिति और सहमति के कुछ जरूरी हिस्सों पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कानून कब और क्यों, जैसे कर्ता की उम्र है या उसकी दिमागी हालत, नशे में होना या फिर पीड़ित की सहमति, इन सब को देखकर किसी काम को अपराध नहीं मानता। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कानून कैसे जिम्मेदारी और जो खास हालात होते हैं उनके बीच एक तरह का संतुलन बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इस पिटारे को। शुरू करते हैं बच्चों से जुड़े कानून से। धारा 21 ये एक काफी अहम स्थिति बताती है। 7 साल से ज्यादा लेकिन 12 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कुछ करता है, हाँ, तो वो काम अपराध नहीं माना जाएगा अगर ये लगे कि उस बच्चे में उस वक्त अपने काम के नतीजों को समझने जितनी परिपक्वता नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि कानून सिर्फ बच्चे की उम्र का आंकड़ा नहीं देख रहा, जोर इस बात पर है समझ की परिपक्वता। अच्छा। क्या उस खास पल में जब वो काम हो रहा था, बच्चा ये समझ भी पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो ये हर मामले में अलग से देखना पड़ता है। ये उस नियम से अलग है जो 7 साल से कम के बच्चों पर लागू होता है। हाँ, उनके लिए तो शायद पूरी छूट है। बिल्कुल, कानून मान लेता है कि उनमें समझ होती ही नहीं है, इसलिए उनका कोई भी काम अपराध नहीं होता। पर धारा 21 जो 7 से 12 के बीच है, वो ज्यादा बारीकी से देखती है। तो ये समझ की परिपक्वता, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता होगा? कोई तय तरीका है इसका? देखिए, कोई सीधा सा फॉर्मूला नहीं है। अदालतें कई चीजें देखती हैं। जैसे बच्चे की उम्र तो है ही, उसका बर्ताव कैसा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और जिस घटना की बात हो रही है उससे जुड़े तथ्य क्या हैं। कोशिश ये होती है पता लगाने की कि क्या बच्चा सही गलत का एक बुनियादी फर्क समझता था, क्या उसे अंदाजा था कि उसके काम से क्या हो सकता है। ये वाकई हर केस में अलग होता है। अच्छा, ये हुई उम्र की बात। अब आते हैं मानसिक स्थिति पर। धारा 22 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जब वो कोई काम कर रहा है उस वक्त किसी दिमागी बीमारी या अस्वस्थता के कारण, वो ये समझने में ही नाकाम है कि वो कर क्या रहा है, या फिर ये नहीं समझ पा रहा कि उसका काम गलत है या कानून के खिलाफ है, हाँ, तो उसका वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पे मेंस रेया यानी दोषपूर्ण मन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मेंस रेया। हाँ, कानून का एक मूल सिद्धांत है कि किसी को सजा देने के लिए सिर्फ गलत काम कर देना काफी नहीं है, बल्कि उसे करने का इरादा या कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। धारा 22 इसी को लागू करती है। तो यहाँ सबसे जरूरी है काम करते समय की हालत। बिल्कुल, काम करते समय उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी असमर्थता। सिर्फ ये कह देना कि किसी को कोई मानसिक समस्या है, ये काफी नहीं होता। अच्छा। हाँ, बचाव के लिए ये साबित करना पड़ता है कि उस बीमारी की वजह से व्यक्ति उस खास काम की प्रकृति या उसके कानूनी नतीजों को समझने में पूरी तरह असमर्थ था। यानी कह सकते हैं कि दोषपूर्ण मन था ही नहीं। सही, उसकी गैर मौजूदगी ही इस बचाव का आधार है। और ये उन लोगों को सजा से बचाता है जो असल में समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या किया। हाँ, ये सजा को न्याय संगत बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये साबित करना अक्सर आसान नहीं होता। इसके लिए आमतौर पर मेडिकल, मनोवैज्ञानिक सबूतों की जरूरत पड़ती है जो ये दिखा सकें कि उस व्यक्ति की हालत वाकई ऐसी थी कि उसे कानूनी तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, नशा। अगर कोई नशे की हालत में कुछ कर बैठे तो यहाँ कानून, जहां तक मुझे पता है, 2 अलग-अलग स्थितियों को देखता है। हाँ, 2 स्थितियां हैं। धारा 23 बात करती है अनिच्छिक नशे की, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। हाँ, बिना मर्जी के। अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ या बिना उसकी जानकारी के नशा करा दिया गया हो और उस नशे के असर में वो ये समझने लायक ना रहे कि वो क्या कर रहा है या वो गलत है, तब उसका वो कर्म अपराध नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर आती है धारा 24 जो बिल्कुल अलग बात कहती है। हाँ, वो स्वैच्छिक नशे की बात करती है ना, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। सही, अगर किसी ने खुद अपनी मर्जी से नशा किया है और फिर कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए किसी खास इरादे
या जानकारी की जरूरत होती है तो कानून ये मानकर चलेगा कि उसे वो जानकारी थी जो उसे बिना नशे के होती। ओहो, मतलब अपनी मर्जी से पिया और कुछ गड़बड़ कर दी तो नशे का बहाना काम नहीं आएगा? सामान्यतः नहीं, सिवाय उस खास स्थिति के जो धारा 23 में बताई गई हैं, यानी अनैच्छिक नशा। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। कानून साफ तौर पर अनैच्छिक यानी बिना मर्जी के और स्वैच्छिक यानी अपनी मर्जी से किए गए नशे के बीच एक लकीर खींचता है। धारा 23 का बचाव बहुत सीमित है। ये सिर्फ तभी मिलता है जब नशा जबरदस्ती या धोखे से दिया गया हो। दूसरी तरफ धारा 24 ये साफ करती है कि अगर आपने जानबूझकर अपनी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर किया है तो आप उसके नतीजों के लिए भी जिम्मेदार हैं, खासकर उन अपराधों में जहां मेंस रेया मतलब इरादा या ज्ञान साबित करना होता है। लेकिन क्या ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? मान लीजिए किसी ने ज्यादा पी ली और बिना किसी बुरे इरादे के उससे कोई गलती हो गई। देखिए, कानून यहाँ एक तरह का नीतिगत फैसला लेता है। उसका मानना है कि लोग अपनी मर्जी से किए गए कामों के लिए जिम्मेदार हैं और इसमें अपनी मर्जी से नशा करना भी शामिल है। अच्छा, अगर नशे को हर स्थिति में बचाव मान लिया जाए तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है ना? हाँ, ये बात भी सही है। इसलिए कानून कहता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से होश खोए तो आप उसके बाद होने वाले कामों के लिए भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, खासकर अगर वो काम ऐसा है जिसके लिए होश में होने पर एक खास जानकारी या इरादे की जरूरत होती। संतुलन बनाने की कोशिश तो है, पर जिम्मेदारी पर जोर ज्यादा है। समझ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सहमति यानी कंसेंट पर। यह भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां कुछ कार्य अपराध नहीं माने जाते। धारा 25 ये कहती है कि अगर कोई काम है जिससे मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा ना हो और नहीं करता को यह पता हो कि ऐसा हो सकता है, और वो काम 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति की सहमति से, चाहे बोलकर दी हो या इशारे से, मतलब व्यक्त या निहित किया जाता है, तो उस सहमति से अगर कोई नुकसान होता भी है तो वो काम अपराध नहीं है। हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण खेलों में मिलता है, जैसे बॉक्सिंग बिल्कुल या तलवारबाजी, है ना? बिल्कुल। खिलाड़ी जानते हैं कि चोट लग सकती है, वो इस जोखिम के लिए सहमति देते हैं। शर्त यह है कि खेल नियमों के दायरे में खेला जाए, कोई बेईमानी ना हो। सही। तो यहाँ सहमति नुकसान के जोखिम के लिए है, पर ऐसे नुकसान के लिए जहाँ कोई गंभीर नतीजा होने की उम्मीद या इरादा नहीं है। ये एक तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मान्यता देता है कि वयस्क लोग कुछ हद तक अपने ऊपर होने वाले नुकसान के लिए सहमति दे सकते हैं। ठीक है। फिर आती है धारा 26 जो थोड़ी अलग है। ये कहती है कि अगर कोई काम जिससे मौत का इरादा तो नहीं है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के भले के लिए, हाँ, लाभ के लिए, हाँ, लाभ के लिए नेक नियति से और उसकी सहमति से किया जाता है, तो उस काम से होने वाले किसी भी नुकसान के कारण वो अपराध नहीं है, भले ही कर्ता को पता हो कि नुकसान हो सकता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण सर्जरी का है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन में जोखिम है, यहां तक कि मौत का भी हो सकता है, लेकिन वो मरीज के भले के लिए कर रहा है, नेक नियति से, और सबसे जरूरी मरीज की सहमति से। इरादा जान बचाना या सेहत सुधारना है, मौत देना नहीं। बिल्कुल सही। तो धारा 25 और 26 दोनों में सहमति बहुत जरूरी है, पर फर्क देखिए। धारा 25 में सहमति है संभावित नुकसान के लिए, जैसे खेल की चोट, जहां गंभीर परिणाम का इरादा या ज्ञान नहीं है। धारा 26 में सहमति है नुकसान के जोखिम के लिए, किसी भलाई के उद्देश्य से, जैसे सर्जरी। यहाँ जोखिम पता हो सकता है, लेकिन काम नेक नियति से और लाभ के लिए किया जा रहा है। और दोनों में ही मौत का इरादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कानून सहमति को कितना महत्व देता है, लेकिन साथ ही नेक नियति और इरादे की भी पड़ताल करता है। तो सहमति काफी कुछ कवर करती है, लेकिन तब क्या जब कोई व्यक्ति सहमति देने की हालत ही ना हो, जैसे कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए 12 साल से कम का, या कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति? हाँ, अच्छा सवाल है। इसी के लिए है धारा 27। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र का है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है और वो खुद सहमति देने में सक्षम नहीं है, तो उसके अभिभावक या जो भी कानूनी संरक्षक हैं, वो उसकी तरफ से सहमति दे सकते हैं। अच्छा। अगर कोई काम ऐसे व्यक्ति के भले के लिए नेक नियति से संरक्षक की सहमति से किया जाता है, तो उस काम से होने वाले किसी नुकसान के बावजूद
वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसका उदाहरण शायद वो हो सकता है कि माता-पिता अपने छोटे बच्चे का कोई ज़रूरी ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, भले ही उसमें जोखिम हो, लेकिन क्योंकि ये बच्चे के भले के लिए है और नेक नियति से किया जा रहा है, संरक्षक की सहमति से, हाँ। ये धारा खास तौर पर चिकित्सा उपचार जैसी स्थितियों के लिए बहुत जरूरी है। ये संरक्षकों को उन लोगों के हित में फैसले लेने की इजाजत देती है जो खुद फैसला नहीं ले सकते। लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं होंगी जरूर। हाँ, बिल्कुल, बहुत सख्त सीमा है। कानून ये पक्का करता है कि इस बचाव का गलत इस्तेमाल ना हो। जैसे ये बचाव तब लागू नहीं होता अगर जानबूझकर मौत दी जाए, ठीक है, या ऐसा काम किया जाए जिससे मौत होने की संभावना पता हो, सिवाय तब जब मौत या गंभीर चोट को रोकने या किसी गंभीर बीमारी के इलाज का मकसद हो। अच्छा। या फिर जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाई जाए, फिर से सिवाय रोकथाम या इलाज के उद्देश्य के। और आखिरी, किसी ऐसे अपराध के लिए उकसाना जिस पर यह बचाव लागू ही नहीं होता। तो संक्षेप में ये धारा नेक नियति से किए गए जरूरी कामों को बचाती है, पर जानबूझकर बड़ा नुकसान पहुंचाने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती, खासकर जब जीवन या गंभीर चोट का सवाल हो। ये फिर से वही बात है, सुरक्षा और जरूरी हस्तक्षेप के बीच संतुलन साधने की कोशिश। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कानून कई स्थितियों में आपराधिक जिम्मेदारी से छूट देता है, जैसे कर्ता की कम उम्र और नासमझी, वो धारा 21। हाँ। मानसिक अस्वस्थता के कारण समझ की कमी, धारा 22। सही। बिना मर्जी के नशे का असर, धारा 23। और फिर सहमति का बड़ा क्षेत्र, चाहे वो वयस्क ने खुद दी हो, धारा 25 और 26। या फिर संरक्षक ने किसी आश्रित व्यक्ति के भले के लिए दी हो, धारा 27। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये बचाव कानून में कोई चोर दरवाजे नहीं है। हाँ, ये अपवाद है। ये इस बात की स्वीकृति है कि आपराधिक जिम्मेदारी सिर्फ काम कर देने भर से तय नहीं होती। कर्ता की मानसिक स्थिति क्या थी, उसकी समझ कितनी थी, इरादा क्या था, सहमति थी या नहीं, और घटना के पूरे हालात क्या थे, ये सब बातें मायने रखती हैं। कानून ये मानता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ किसी पर दोष मढ़ना या उसे सजा देना अन्यायपूर्ण होगा। ये दिखाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी सूक्ष्म है, कितने मानवीय पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश करती है। ये वाकई में कानून के एक मानवीय चेहरे को दिखाता है। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं कि इन बचावों की सही सीमा आखिर क्या होनी चाहिए। समाज कैसे तय करे कि कब किसी व्यक्ति को उसके कामों के लिए पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाए और कब हालात को देखते हुए उसे छूट मिलनी चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सोचने से शायद हमें कानून, नैतिकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का जो जटिल ताना बाना है, उसकी थोड़ी बेहतर समझ मिल सकती है।